नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा पाठ चल रहा था चिंतन, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं चिंतन के प्रमुख साधन। तो चिंतन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके अंदर देखते हैं, चिंतन का सबसे पहला साधन है प्रतिमा, नंबर 2 पे है भाषा, नंबर 3 पे है संप्रत्यय, नंबर 4 पे है प्रतिज्ञप्ति और नंबर 5 पे है संकेत। तो ये चिंतन के प्रमुख साधन माने गए हैं 5: प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और संकेत। तो चलते हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिमा के माध्यम से चिंतन करने में काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त होती है। प्रतिमा के माध्यम से चिंतन करने में काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त होती है, अतः प्रतिमा चिंतन का प्रमुख साधन माना जाता है। चिंतन करने में काफ़ी हद तक जो सहायता प्राप्त होती है वो प्रतिमा के माध्यम से ही होती है। प्रतिमा चिंतन का प्रमुख साधन माना जाता है। अब इसमें जो नोट दिया उसके बारे में बात करते हैं। नोट: अपने पूर्व अनुभवों को अस्पष्ट पुनरावृत्ति प्रतिमा कहलाती है। जो हमारे पूर्व के अनुभव होते हैं उनकी स्पष्ट नहीं होती, पुनरावृत्ति जो भी होती है उसको प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा निर्माण में अनुभवों का विशेष योगदान होता है। प्रतिमा के निर्माण में अनुभवों का विशेष योगदान होता है। जैसे हम बात करते हैं, इसका उदाहरण से देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। कक्ष में बैठे बैठे घर की वस्तुओं के बारे में सोचना। कोई व्यक्ति है वो या स्टूडेंट है, वो कक्षा के अंदर बैठा है और अपने घर की वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा है, उस चीज़ की प्रतिमा उसके दिमाग में बन रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसको आपको याद में रखना है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं भाषा। भाषा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। भाषा को चिंतन का दूसरा प्रमुख साधन माना जाता है। भाषा को चिंतन का दूसरा प्रमुख साधन माना जाता है। अपने विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। जो हमारे विचार होते हैं उनके आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो भाषा कहलाती है। भाषा को आंतरिक भाषण भी कहा जाता है। भाषा को आंतरिक भाषण भी कहा जाता है, तो इस बात को याद रखना है। भाषा के बिना चिंतन संभव नहीं है। भाषा के बिना तो चिंतन संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने हेतु कभी कभी जोर जोर से भी बोलता है। जो भी व्यक्ति की समस्या होती है वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, तो वो भाषा कहलाती है। तो इसके अंदर हम आपको याद रखना है कि भाषा चिंतन का दूसरा प्रमुख साधन माना गया है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। भाषा को आंतरिक भाषण भी कहा जाता है और भाषा के बिना चिंतन संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने हेतु कभी कभी जोर जोर से भी बोलता है, तो वो भाषा के माध्यम से होता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। चिंतन करने में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का सहारा लेता है तथा प्रत्येक वस्तु का संप्रत्यय या जानकारी या विचार व्यक्ति अपने मन में रखता है। कि इसके अंदर कहा गया है कि चिंतन करने में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का सहारा लेता है, अलग अलग संप्रत्यय का सहारा लेता है तथा प्रत्येक वस्तु का संप्रत्यय या जानकारी किसी वस्तु के बारे में व्यक्ति अपने मन में ही रखता है। अतः व्यक्ति के मन में जितने अधिक संप्रत्यय या जानकारी होंगे, व्यक्ति में चिंतन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कि व्यक्ति के मन के अंदर जितनी भी अगर संप्रत्यय अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो व्यक्ति चिंतन करने में उतना ही सक्षम माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। किसी व्यक्ति में यह कहा जाता है कि 4 पैर 2 कान 1 पूंछ तथा 1 अंगों वाला जानवर भौंकता है। तो इसको देख सुनते ही आपको पता चल जाएगा वो किसकी बात कर रहा है। तो वो बता सकता है कि ये कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब पहले से आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो संप्रत्यय कहलाता है। अब बात करते हैं प्रतिज्ञप्ति। प्रतिज्ञप्ति क्या होती है? जब किसी एक संप्रत्यय का साधन
या संबंध दूसरे संप्रति से कर दिया जाता है तो चिंतन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिसे प्रतिज्ञप्ति कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी एक संप्रति का संबंध दूसरे संप्रति से कर दिया जाता है तो चिंतन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिसे प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली का लाल किला, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि दिल्ली और लाल किला दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। एक के बारे में सोचते हैं तो आगरा का लाल किला किसको बोलते हैं? पागल खाना के दूर या बालू, तो मतलब सफ़ेद होता है। तो एक जानकारी से हमें दूसरी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अब इसके नोट देखते हैं क्या है। प्रतिज्ञप्ति अनेक विचारों का एक संगठन है जिससे चिंतन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिसको चिंतन करने में सहायता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं नंबर 5 पे संकेत की। संकेत क्या होता है? संकेत के माध्यम से चिंतन करने में बहुत ही अधिक सहायता प्राप्त होती है। संकेत के माध्यम से चिंतन करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में विस्तृत या विशेष वस्तु के संदर्भ में चिंतन किया जाता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक पहलू है जो भाव विचार उत्पन्न करने में का कार्य करता है। संकेत के माध्यम से चिंतन करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। यह तो सबको लगभग मालूम रहता है कि अगर कोई संकेत दे रहा है तो उससे बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है हमें। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में विस्तृत विषय वस्तु के संदर्भ में चिंतन किया जा सकता है। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक संप्रति किया जा सकता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक पहलू है जो भाव विचार उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं चिंतन की विशेषताएं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पर है विशिष्ट गुण। चिंतन की विशेषता में सबसे पहले है विशिष्ट गुण। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का शक्ति है। चिंतन जो होते हैं वो मानसिक की वह प्रक्रिया शक्ति है जिसमें समस्या समाधान का विशिष्ट गुण पाया जाता है, जिसके अंदर समस्या समाधान का विशिष्ट गुण पाया जाता है। विशिष्ट गुण चिंतन मानसिकता का ही वह प्रक्रिया शक्ति है जिसके समस्या समाधान का विशिष्ट गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं मानसिक प्रक्रिया। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है तथा यह समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन है वो मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, इस बात को ध्यान में रखना है। नंबर 3 पे बात करते हैं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाने वाला व्यवहार। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चिंतन का होना अति आवश्यक है। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चिंतन का होना अति आवश्यक है। नंबर 5 पे बात करते हैं समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। समस्या के समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया चिंतन कहलाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। समस्या उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होकर समाप्ति के साथ ही समाप्त होने वाली मानसिक प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। कि समस्या स्टार्ट होने से समस्या समाप्त होने तक जो हमारे मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो चिंतन कहलाती है। अब बात करते हैं विभिन्न विकल्प कौन कौन से हैं। चिंतन के माध्यम से समस्या समाधान के कई विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक तरीकों से समस्या समाधान किया जा सकता है। तो अनेक प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इनके जो विशेषता हैं इनको भी याद रखना है। अब नंबर 5 पे है समस्या समाधान। चिंतन को समस्या समाधान का साधन माना जाता है। चिंतन को समस्या समाधान का साधन माना जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब बात करते हैं चिंतन विकास के उपाय एवं समस्या समाधान। चिंतन के विकास के उपाय कि विकास के क्या क्या उपाय एवं समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन
माना जाता है। अतः शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं के भाषाई विकास में वृद्धि करनी चाहिए। बालक बालिका होती है जो उनकी भाषाई जो विकास होता है उसके अंदर वृद्धि करनी चाहिए। या शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं के ज्ञान में भी वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का प्रमुख आधार माना जाता है। ज्ञान जो होता है चिंतन का प्रमुख आधार माना जाता है। तो शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा बालकों के ज्ञान में भी वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का प्रमुख आधार है। नंबर 3 पे है बालक बालिकाओं के अनुभव में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। तो बालक बालिकाओं के जो अनुभव है उनके अंदर वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। और नंबर 4 पे है शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कि बालक बालिका होती है जो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी उनको प्राप्त होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बालक बालिकाओं में से सदैव विकासात्मक प्रश्न ही पूछने चाहिए। जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं वही बालक बालिकाओं से पूछने चाहिए, ताकि उनका जो मानसिक प्रक्रिया वो डेवलप हो सके। बालक बालिकाओं को रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। उनको रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बालक बालिकाओं में। अब बात करते हैं समस्या समाधान। समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। परिचय बात करते हैं। समस्या समाधान का संबंध जेरोम बुर्नर के अन्वेषण उपागम से भी माना जाता है। तो आपको पूछ सकता है कि समस्या समाधान का संबंध किससे माना जाता है, तो वह है जेरोम बुर्नर। तो इनका नाम याद रखना है। बुर्नर के उपागम में बालक बालिकाएं स्वयं सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं और शिक्षक एक दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं कि बालक बालिका स्वयं सक्रिय रहकर समस्या का समाधान करते हैं और शिक्षक जो होता है वो उनका मार्गदर्शन करने का ही कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार समस्या समाधान में बालक स्वयं अपनी समस्या का साधन करने हेतु तथ्यों को सूचनाओं का संकल्प करता है तथा समस्या का समाधान करता है। ठीक उसी प्रकार से समस्या समाधान में भी बालक स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने हेतु तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन करता है और समस्या का समाधान भी करता है। अब बात करते हैं समस्या समाधान से आशय क्या है। सफलता के कई मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। सफलताओं के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। विजयी पथ में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान है। अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान है। तो इनको सबको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं स्किनर के द्वारा। सफलता के मार्ग में प्रतीत होती हुई बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। सफलताओं के मार्ग में प्रतीत होती हुई बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं स्टैनले ग्रे के अनुसार समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। उसके बाद बात करते हैं जेरोम बुर्नर के अनुसार। बुर्नर के समस्या समाधान अनुसंधान की वह प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेता है। जिसके अंदर बालक स्वयं जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब आगे बात करते हैं समस्या समाधान की विधियाँ। समस्या समाधान की विधियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे है अनशिकी विधि।
और नंबर 2 पे प्रयास एवं त्रुटि विधि, नंबर 3 पे है अंतर्दृष्टि या सूझ विधि, नंबर 4 पे है व्याख्यात्मक विधि और नंबर 5 पे है वैज्ञानिक विधि। तो 5 विधियाँ हैं इसके अंदर। नंबर 1 पे अनसीखी विधि, नंबर 2 पे है प्रयास एवं त्रुटि विधि, नंबर 3 पे है अंतर्दृष्टि या सूझ विधि, नंबर 4 पे है व्याख्यात्मक विधि और नंबर 5 पे है वैज्ञानिक विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनसीखी विधि कौन सी है। पूर्व में समस्या समाधान का अनुभव न होने के उपरांत भी समस्या उत्पन्न होने पर समस्या समाधान का प्रयास करने की प्रक्रिया अनसीखी विधि कहलाती है। इसके अंदर कहा गया है कि पूर्व में समस्या समाधान का अनुभव न होने के उपरांत भी, मतलब पहले से ही समस्या समाधान का अनुभव न होने पर भी समस्या उत्पन्न होने पर समस्या समाधान का प्रयास करने की प्रतिक्रिया वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया अनसीखी विधि कहलाती है। इसके अंदर यह कहा गया है कि पहले से अगर कोई समस्या का समाधान का अनुभव नहीं है, फिर भी समस्या उत्पन्न होने पर उस समस्या समाधान करने का प्रयास करने की जो प्रक्रिया होती है वही अनसीखी विधि कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं तैरना न आने पर भी पानी में डूबते समय अपने हाथों या पैरों को हिलाना, मतलब पहले उसको तैरना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब परिस्थिति उसके सामने ऐसी आ गई कि वो और कुछ कर नहीं सकता तो वो अपने हाथों पैरों को जोर जोर से हिलाता है, तैरने की कोशिश करता है। यह हम बात करते हैं मधुमक्खी द्वारा डंका मारना। अब नंबर 2 पे बात करते हैं प्रयास या त्रुटि विधि। तो ये क्या होती है? ये इसके जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक। इस विधि के अनुसार बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास या अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति की त्रुटियों की मात्रा में कमी होने लगती है। बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास करना या अभ्यास करना रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास या अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति की जो त्रुटियों की मात्रा होती है वो उसमें कमी आने लगती है और समस्या का समाधान भी हो जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं, वो है अंतर्दृष्टि या सूझ विधि, जो कोहलर ने बताई थी। इसके अंदर बताया गया कि विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। विभिन्न नवीन जो परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया जो होती है वही अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। कोहलर के अनुसार जब व्यक्ति में के समूह कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति समस्या समाधान का प्रयास करने लगता है, परंतु असफल रहता है, लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर पुनः प्रयास करने के अचानक व्यक्ति की मानसिकता में समस्या समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। कोहलर ने कहा था कि जब व्यक्ति के समूह कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति समस्या समाधान का प्रयास करने लगता है, परंतु असफल रहता है, लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर पुनः प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में जो समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अब नंबर बात करते हैं व्याख्यात्मक विधि। शब्दों या वाक्यों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने की व्याख्यात्मक विधि कहलाती है। शब्दों या वाक्यों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने हो तो उसको व्याख्यात्मक विधि कहा जाता है। जैसे वकील द्वारा अपने केस लड़ना, तो शब्दों के माध्यम से तो अपनी समस्या का समाधान करता है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं वैज्ञानिक विधि। किसी नियम या सिद्धांत के आधार पर अपनी समस्या का समाधान करने वैज्ञानिक विधि कहलाती है। नियम या सिद्धांत के आधार पर अपनी समस्या का समाधान करना वैज्ञानिक विधि कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, आसपास में उछाली गई गेंद पुनः धरती पर आती है। आसमान में उछाली गई गेंद पुनः धरती पर आती है। या गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, जैसे गाड़ी रुकती है तो आगे की ओर धक्का लगना, ये वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। शिक्षक की आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश प्रदान करना और बालकों में स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना और आवश्यकता के अनुसार पुरस्कार प्रदान करना। तो ये सारे आपको
इनके अंदर याद रखने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।